मैं जब विधानसभा का सदस्य था तो मैं पूरा होमवर्क करके जाता था। सरकार के सामने ऐसे आंकड़े ले जाकर के पेश करता था कि जो अधिकारी प्रेस लॉबी में बैठते थे वो भी हैरान रह जाते थे भी ये सारी चीजें अभय सिंह जी के पास कहां से आई। और वो फिर कहीं ना कहीं अपने मंत्रियों को, चीफ मिनिस्टर का बचाव करते हुए लिख करके देते थे भी इसका जवाब ये बनता है। मंत्री और मुख्यमंत्री के पास मेरी बात का जवाब नहीं था। अब भी मैंने इस विधानसभा की कार्रवाई देखी, खास करके लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जब चर्चा हो रही थी, उसमें पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर ने एक आंकड़ा बताया अपनी तरफ से, कैसे हाउस को गुमराह करते हैं सत्ता में बैठे लोग। ये ध्यान देने वाली बात है। और जहां विपक्ष कमजोर होगा, जहां जिसको समझ नहीं होगी इस बात की, हुड्डा 2 बार चीफ मिनिस्टर रहा है और कांग्रेस के बहुत सारे एमएलए बहुत सीनियर हैं जो बहुत बार मेंबर रहे हैं, जो मिनिस्टर भी रहे हैं, लेकिन कभी तैयारी नहीं करते बेचारे। आंख मीच करके सीनियरिटी के नाम पे कहीं ना कहीं अपनी अखबारों में खबरें बनाने की कोशिश करते हैं। अब की बार जब मैं वो देख रहा था विधानसभा का सत्र, तो ढांडा जो है वो ये कह रहा था कि 2014 के बाद आबादी बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई, इसलिए अपराध भी बढ़ गए जनसंख्या के साथ। उस भले आदमी को ये पूछने वाला हो कोई कि इस 11 साल में जो आबादी बढ़ी है वो नए बच्चे पैदा हुए इससे बड़ी होगी या किसी और से बढ़ी? तो क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर पैदा होने वाला बच्चा 11 साल की उम्र में अपराधी बन गया? जो तो आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है। सिर्फ इतना ही पूछने की जरूरत थी, सरकार जो है बैकफुट पर आके खड़ी हो जाए। लेकिन हैरानी की बात है, चुपचाप उसकी बात सुनते रहे, बैठे रहे। किसी एक की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो खड़ा होकर के ये कह दे भी तू क्या लोगों का बेवकूफ बना रहा है, किसका बेवकूफ बना रहा है, किस तरह के आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि आज भी हरियाणा प्रदेश के अंदर विपक्ष अगर कोई है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। हमारे एमएलए को कम समय मिलता है क्योंकि 2 एमएलए, कहीं सरकार को इस बात का भी एहसास है कि ये तैयारी करके आते हैं, ये तुम्हें घेर करके खड़ा करते हैं, इसलिए टाइम बाउंड कर देते हैं हर चीज को, और टाइम बाउंड करके हमारे एमएलए को बोलने नहीं देते। हमने जो कॉलिंग अटेंशन लगाई दोनों में सरकार के सामने, उन दोनों में सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। हमने जो जल भराव के मामले में कॉलिंग किया था, उसमें अर्जुन ने बहुत खुल करके मिनिस्टर से पूछा था कि सिर्फ ये बताओ कि जल भराव से जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कैसे होगी, कब करोगे? उसका कोई जवाब नहीं था मिनिस्टर का। तो सरकार तो बैकफुट पे रही है, लेकिन उसको और ज्यादा बैकफुट पे ले जाने के लिए अपोजिशन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ अपोजिशन जो है सरकार के साथ मिली हुई है। इसी कांग्रेस की वजह से आज भाजपा की सरकार है। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ किस तरह से भाजपा की सरकार हुड्डा ने बनाई। जहाँ 16 टिकटें ऐसे लोगों को दी जो चुनाव हार रहे थे, जिनका सर्वे में आ रहा था कि सिटिंग एमएलए सारे के सारों में से 30 में से 16 हार जाएंगे, और वो 16 हारे हैं। आप उनकी डिटेल निकाल करके देख लें। उसके बाद 9 और हराए इसने। ऐसे 9 कैंडिडेटों के सामने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए जो इसके चहते लोग थे, जिनको बागी नाम दे दिया गया। एक बड़ा उदाहरण है, वीरेंद्र सिंह का लड़का जो है, उससे हुड्डा को ये डर था कि अगर ये जीत करके आ गया, कांग्रेस की सरकार बन गई तो ये तेरे को परेशान करेगा। कल को राहुल गांधी कहीं यूथ के नाम के ऊपर इसको आगे ना कर दे, तेरे बेटे को कहीं पीछे ना छोड़ दे, उसको इस बात का बहुत डर था। तो वीरेंद्र सिंह के लड़के को हराने के लिए उसने 3 कैंडिडेट खड़े किए। एक क्या वीरेंद्र नाम का गोगलीपुर का लड़का था जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत चाहता था, जिसको कहता था तेरे को टिकट दिलाऊंगा। इसी तरह एक संडील गांव का था, क्या नाम था उसका, दिलबाग संडील का, वो भी हुड्डा का चाहता था। उसको भी कहता था कि तेरे को चुनाव लड़ाऊंगा, चुनाव नहीं लड़ाऊंगा तो तेरे को सरकार बनने के बाद कहीं अच्छी जगह अच्छी पोस्ट पे लेके आऊंगा जिससे तेरा सम्मान बढ़ेगा। तीसरा एक वहीं का चेयरमैन था काड़ा, उसको दी टिकट।
इन तीनों को लड़ाया और वो तीनों 60,000 वोट ले गए और फिर विजेंद्र जो है 32 वोट से हार गया। तो कांग्रेस ने कांग्रेस को हराया कि नहीं हराया? इस तरह से हरा करके इन्होंने बीजेपी को सत्ता में लेकर के आने का काम किया है। अब ये केवल घड़ियाली आंसू बहाते हैं, शोर शराबा करके हाउस में से वॉकआउट करके भागते हैं, जबकि सरकार के सामने विपक्ष को अड़ करके खड़ा हो जाना चाहिए। मेरी पार्टी के 37 MLA और चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं कर सकता? विधानसभा बोल नहीं सकता? एक एक बात का गर्दन पे पैर रख करके जवाब मांग लिया और जवाब देना पड़े उसको। मैं तो अकेला ही बहुत था, मुझे भी इन्होंने षड्यंत्र के तहत हराया। कांग्रेस और बीजेपी मिल गई, बीजेपी वालों ने ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जिसको बेचारे को उम्मीद से ऊपर वोट मिल गया। वो तो मैं जब खड़ा हुआ था तो मुझे ये कह रहा था, बोला भाई जी मुझे तो कोई 2000 वोट भी नहीं देगा। मैंने कहा भाई तेरे को टिकट इसलिए दिए बीजेपी ने कि कांग्रेस का प्रत्याशी मजबूत हो जाए। और एंड में यही हुआ कि सारे बीजेपी के जितने लोग थे, उनके छुट भैया जितने नेता थे, सब के सब कांग्रेस के साथ लग गए और उससे मैं चुनाव हार गया। ये मुझे इसलिए दोनों पार्टियां हराना चाहती थी, इनको पता था कि अगर ये विधानसभा में आ गया तो तुम्हारी छाती पे बैठ के मूंग दलेगा, सारी बातें बैठ करके तुम्हारे से करवा लेगा अकेला। वोट चोरी की बात हो रही है। ये वोट चोरी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कर ली कि नहीं? 60,000 वोट विजेंद्र के चोरी कर गया कि नहीं कर गया? कौन है चोर? बीजेपी भी चोर है और ये हुड्डा भी चोर है। ये शातिर चोर है। कैसे? वो हुड्डा का तो उदाहरण इससे पहले करा, पेन की स्याही बदल करके वोट की चोरी नहीं करी थी राज्यसभा में। स्याही बदली कि नहीं बदली? पेन बदले गए थे नहीं बदले गए? वो कितनी बड़ी चोरी थी। वो बीजेपी ने कांग्रेस ने मिलकर चोरी करी थी, हुड्डा उनके साथ मिला हुआ था। तभी से मैं कह रहा हूँ हुड्डा मिला हुआ है, पर लोगों को मेरे वाली बात समझ नहीं आई। अब लोगों की ये बात जच गई। अब हर आदमी खुल के कहने लग गया कि ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं, ये लूट के खाना चाहते हैं, इस प्रदेश को कमजोर करना चाहते हैं। अब की बार लोग इनका बैम निकाल देंगे। चौधरी देवीलाल जी एक बात करते थे कि अगर हम ना गलत व्यक्ति को चुन लेते हैं तो रिकॉल वापिस बुलाने का रिकॉल होनी चाहिए। अगर रिकॉल हो जाए तो अब की बार चुने हुए जो MLA हैं इनमें से 90% वापिस चले जाए। रिकॉल होते देर क्या लगती है? लोगों का जैसे ही लोगों को असलियत पता लगती है 1 मिनट में लोग फैसला कर देंगे कि इनको लाओ वापस। इसीलिए चौधरी देवीलाल कहते थे कि प्रजातंत्र में रिकॉल बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, एक आयुष्मान योजना को लेकर के सरकार का जो पैसा बकाया पड़ा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, बार बार उनको हड़ताल करके पैसा वापस लेना पड़ रहा है, हमसे सरकार से भुगतान करवाना पड़ रहा है। इसमें भी एक बड़ी लूट है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे से कुछ लोग इस बात पे नाराज हो सकते हैं कि मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए। सरकार के लोग भी शामिल है इसमें और कुछ डॉक्टर भी ऐसे हैं जो आयुष्मान के नाम के ऊपर दुकान चला रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ डॉक्टर्स हैं जो केवल आयुष्मान के नाम के ऊपर ठगी करते हैं, बेईमानी करते हैं और अपने हॉस्पिटल चलाते हैं, सरकार के साथ मिलकर के पैसा खाते हैं। ये सरकार के पैसे का दुरुपयोग है। आज सदन में अर्जुन चौटाला जी ने अपना प्रदेश में जो कर्ज चढ़ रहा है उसको लेकर के मुद्दा उठाया, उसके जवाब। आप ये बताओ मुझे, आप अगर कर्ज ले रहे हो तो कर्ज चुकाने के लिए भी तो पैसा कहीं से लेना पड़ेगा ना। आप कर्ज चुकाओगे कर्जा लेकर के तो वो कर्जा कैसे उतरेगा? विकास कैसे होगा? अगर कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री प्रोग्रेसिव है तो उसको कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, पैसा खुद खा गया। आज हमारे प्रदेश पे 3,52,000 करोड़ का कर्जा है, छोटा पैसा नहीं है। कैसे उतरेगा ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। आज रामचंद्र जांगड़ा जी आए थे जी, वो बड़ी एक कर्जा चढ़ने का कारण ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। बोला 20,000 रामचंद्र जांगड़ा जो है वो तो बहुत लोगों के दाव लगते हैं राजनीति में, उसका दाव लग गया बेचारे का। वो नासमझ आदमी है। वो महिलाओं के बारे में कभी कुछ बोल देता है, कभी किसी के बारे में कुछ बोल देता है। ये कोई पॉलिटिकल लोग थोड़ी हैं, ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, वाहियात लोग हैं। एक अभी जी जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति रिजाइन दे गए हैं और आपकी फैमिली मित्र हैं, तो कुछ अभी तक क्लियर नहीं हो रहा, तो शायद आपसे बात हुई होगी। मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी पब्लिक में आएंगे। अच्छा, मुझे जो लगता है कि वो बहुत जल्द आएंगे और जरूर ये बात स्पष्ट करेंगे कि उनने रिजाइन क्यों किया।
रिजाइन के बाद बात तो ही होगी आपकी। ये वही बता, हाँ मेरी बात हुई है, तो भाई 25 मैं सितंबर जल्द को उनसे मिलूंगा। 25 सितंबर को आप राज्य क्षत्रिय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस मना रहे हैं, तो इन्हें कोई नई घोषणाएं, कोई नई रणनीति, नया अभी संघर्ष? घोषणा करने की जरूरत नहीं, अभी संगठन मजबूत करने की जरूरत है। अभी 4 साल पड़े हैं, अगले 3 साल में क्या होता है, घोषणाओं का दौर जब चुनाव का आखिरी साल आता है तब की जाती है कि किस तरह की घोषणाएं करें जिससे लोगों को लाभ मिल सके। आज बीपीएल को लेकर भी आंकड़े पेश किए हैं सदन के अंदर, 9 लाख बढ़ गए, 8 9 लाख काट दिए, 8 लाख बढ़ गए, 9 लाख काट दिए बीपीएल, इन्होंने बढ़ा नहीं है, 9 लाख काट दिए। बीपीएल बढ़ाए इसलिए थे, मनोहर लाल जी भी बहुत शातिर हैं, उन्होंने चुनाव से पहले बीपीएल बनाए, इसलिए बनाए कि वोट मिलेंगे, लेंगे वोट बीपीएल बना करके। अब काट रहे हैं धड़क, पेंशन भी काटेंगे, पेंशन भी बनाई थी, सारे काम करेंगे। सरदार प्रविंदर कैरो जी से कि वो आए और जो साहब का स्वागत करें। बहुत ही आदरणीय हार्दिल अजीज हमारे नेता पार्टी के सुप्रीमो माननीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला साहब, उनके साथ में हमारे बीच पहुंचे पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी रामपाल जी माजरा, हमारी महिला प्रदेश की प्रभारी श्रीमती सुनैना चौटाला जी, प्रदेश अध्यक्ष महिला सरोजा जी, मंचा सिंह, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे जिला के प्रधान विक्टर सिंह जी हडौली, हल्का के प्रधान नंगर ढींसरा जी, युवा के प्रधान नरेंद्र डांड जी, आप सभी, हम सब लोग जो फतेहाबाद हल्का के आज हमारे हरदिल अजीज नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का स्वागत करने, अभिनंदन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों, हम बधाई देते हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को, चौधरी रामपाल माजरा जी को, जिस लड़ी को उन्होंने आज प्रदेश में शुरू किया है, पूरा हरियाणा में जो बदलाव की लहर खड़ी होती जा रही है, उसके बीच में आज फतेहाबाद का हल्का भी हमारी बहन सुनैना चौटाला जी जिस तरीके से पिछला चुनाव उन्होंने जहां लड़ा और सारे आज जो ये दिखाई दे रहा है ये मेहनत, तो ये भी इस लड़ी में आ गए। लेकिन दोस्तों, एक जो हम अक्सर बात करते, छोटी बात करूंगा, सुनना, हमें हमारे नेताजी को आपने ये भाषण देना, अपन रोज